हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेष बातें हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं यूएसए है क्या, फिर उसके बारे में अपनी बातें करेंगे। तो देखो, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, चाहे पॉलिटिकली पावर देखा जाए, चाहे मिलिट्री पावर देखा जाए, चाहे डिप्लोमेटिक पावर देखा जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। और आप जानते होंगे क्लास 12th में अगर जिन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया है उनको पता होगा कि यूएसए अपनी मिलिट्री पे इतना खर्चा करता है जितना जस्ट नीचे आने वाली 12 कंट्रीज मिलके कंबाइन करती है, उतना खर्चा अकेली कौन यूएसए अपनी मिलिट्री पे करता है। तो यूएसए की मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि यूएसए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने बताई है आपको। अब अपनी शुरू करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेष बातें। कुछ बातों को तो हमने इंडिया ने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो अडॉप्ट करा है ना। तो अब शुरू कर रहे हैं इसकी बातों को। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। वैसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दुनिया का सबसे सैन मरीनो का कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि सैन मरीनो का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना है, जो कि 1600 सेंचुरी के अंदर लिखा गया। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो 1787 के अंदर लिखा गया, 1789 में इसे लागू कर दिया गया। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न है, ओल्डेस्ट है। आप ईयर भी लिख सकते हो, 1787 में बन गया और इसे इनेक्ट कर दिया गया 1789 में। तो ये बातें लिखोगे तो आपका आंसर बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। जो मैं बातें बोलूं बस उसे सुन लेना, आपके मार्क्स मिलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी हर चीज के पीछे क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें बात दे रखी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक टॉपिक में आपको बात दे रखी है कि इसके अंदर 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है भाई? 7 आर्टिकल्स है और 27 अमेंडमेंट हुए हैं इसमें अभी तक। तो सबसे बड़ी बात आपको जो नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ेंगे, रिजिडिटी, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिजिडिटी, उससे पहले ही आपको ये लाइन बता रही है कि भाई जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, और जिसे बने हुए लगभग 230 साल से ऊपर हो गए मोटे मोटे ही, और उसमें सिर्फ 27 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, तो सोच सकते हो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड होगा, यानी कि उसमें चेंज करना कितना टफ होगा, कितना हार्ड होगा। और सिर्फ इसमें 7 आर्टिकल है। जैसे अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, जो अब बढ़ के लगभग 450 आर्टिकल या उसके आसपास आर्टिकल हो चुके हैं ना, लेकिन इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, रिजिडिटी, कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएसए का वो रिजिड है। इसका मतलब क्या? रिजिड का मतलब होता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना, चेंज करना डिफिकल्ट होता है। तो कहते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सिर्फ 27 चेंजेस हुए हैं, जबकि इसे बने हुए 233-34 साल आराम से हो गए ना लागू किए हुए। और इसके अगर अमेंडमेंट करनी हो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3/4 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाइड करना है, यानी कि इनके अंदर टोटल स्टेट है 50 स्टेट्स में से 3/4 स्टेट अगर इसके फेवर में रेटिफाइड कर दे, यानी कि इसके फेवर में आ जाए कि ये चेंज होना चाहिए, तभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। तो इन बातों को अंडरलाइन कर लेना, की वर्ड है ये कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, इसको अंडरलाइन करो। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडरलाइन करो भी, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ओल्डेस्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर लिखोगे कि इसमें 7 आर्टिकल है, उसको अंडरलाइन करो। फिर ये बताओ कि 27 अमेंडमेंट हुई, उसको अंडरलाइन करो। और इस बातों को अंडरलाइन जरूर करना, इस बात को खास तौर से क्या, कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या 3/4 स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत है, यानी कि उनकी सहमति की जरूरत है, उनके द्वारा रेटिफाइड होगा तभी चेंज होगा। इन बातों को अंडरलाइन करके लिखोगे, आंसर आपका बड़ा गजब बनेगा, गजब धांसू लगेगा, नंबर देगा एग्जामिनर आपको। और चीजें भी समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, फेडरल कैरेक्टर है इसका, तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं फेडरल कैरेक्टर की बात। यार सिंपल सी बात बोल दो आप, सिंपल इतना समझो भी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन कैसी कंट्री, यूएसए एक फेडरल कंट्री है, जैसे अपनी भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन अपने क्वासी फेडरल सिस्टम है, यानी कि अपने सेंटर को थोड़ी सी ज्यादा पावर दी हुई है स्टेट के कंपैरेटिवली, थोड़ी सी क्या, काफी हद तक, जबकि वहां पे प्रॉपर फेडरलिज्म है, यानी कि हर एक स्टेट के पास पावर दी हुई है, इक्वली पावर है, और सारे स्टेट मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो ये इनकी गवर्नमेंट का एक स्पेशल फीचर्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देखो, 2 तरह के गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, या तो प्रेसिडेंशियली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जहां पे पीएम करता धरता होगा। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट जो बेसिकली होता है वो तो मानते हैं अपने प्रेसिडेंट को, लेकिन हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो जिसको कहते हैं अपने, वो किसको कहते हैं अपने, इसको पीएम को कहेंगे। किसके अंदर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है ना, उसका मेन हेड करता धरता कौन होगा?
प्राइम मिनिस्टर होगा। और वैसे भी हेड ऑफ द नेशन जो होता है प्रेसिडेंट, वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि नाम मात्र का। जबकि इसके अंदर प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक ही हेड होता है, वो ही तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, वही हेड ऑफ द नेशन होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट मेन पावरफुल होगा, यहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा होती है। तो आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। और यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहां पे प्रेसिडेंट को चूज करा जाता है 4 ईयर के टर्म्स के लिए। और एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा और बन सकता है, यानी कि यहां पे मैक्सिमम कोई इंसान 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। जबकि इंडिया में कितने भी बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर एक ही इंसान है जो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, और उनका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे बात करते हैं अपने सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, यानी कि सिंपल सी बात है कि लॉ से बड़ा कोई नहीं है। देश के अंदर जो कानून, रूल, पॉलिसी बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए लॉ या लॉ, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम लॉ होगा, लॉ के आगे सभी छोटे होंगे। सिर्फ डिक्टेटरशिप ही ऐसी गवर्नमेंट होती है बेसिकली, जहां पे मोनार्की सिस्टम होता है कि वहां पे किंग या जो डिक्टेटर है वो बड़ा होता है लॉ से। बाकी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ना, वहां सभी जगह ये एक सैलिएंट फीचर लगभग आप सभी जगह पढ़ोगे क्या, कि लॉ वहां सबसे बड़ा माना जाएगा। कि गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर काम करेगी तो वो कहां से करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी ना, उससे ऊपर नहीं चल सकती। वो लॉ को वायलेट नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई किसी बातों को वायलेट नहीं कर सकती। अगर ऐसा कोई लॉ बना लिया, कानून बना लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो इनवैलिड कहलाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके फीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भैया सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि सेपरेशन का मतलब भी बंटना, कि पावर यहां पे प्रॉपर तरीके से बांटी गई है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की डिफरेंट जो ब्रांचेस होती है उनमें पावर बांटी गई है, यानी कि लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर है, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास, कुछ जुडिशरी के पास है। तो तीनों ब्रांचेस का काम डिफरेंट है, और क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है यहां पे, कि यहां पे साफ पावर है कि जो उनकी कांग्रेस, यानी कि जो उनकी पार्लियामेंट है, यानी कि लेजिस्लेटिव है, उसके पास क्या स्पेशल पावर रहेगी, वो अपना काम अलग से करेगी। एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव का काम है, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का बंदा होता है, तो वो एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। और जुडिशियल पावर में क्या आएगा कि भाई सभी जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा। कानून का मतलब, लॉ का मतलब कौन निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। और कोई भी जो जितने भी इंफीरियर कोर्ट है उनको हेड भी कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये पढ़ के देखना, कोई भी बात आपको लगे कि समझ में नहीं आई तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूं, वहां पर भी आंसर दूंगा। आगे बात करते हैं चेक एंड बैलेंस की। भाई यूएसए के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, भाई ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब भाई यहां पे पावर है सेपरेशन, पावर है बंटी हुई, और पावर इस तरह से बंटी हुई है कि एक गवर्नमेंट का जो ब्रांच है ना, वो दूसरी गवर्नमेंट के ब्रांच को चेक कर सकता है कि कहीं वो एक्सेस यूज तो नहीं कर रहा है क्या अपनी पावर का, कहीं वो पावर को वायलेट तो नहीं कर रहा है क्या, लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा है क्या, पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है क्या। इस तरह से यहां पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। तो पढ़ा देता हूं इसको लाइन टू लाइन मैं आपको, कि यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यहां पे चेक एंड बैलेंस चलता है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट कैन विटो द बिल पास्ड बाय द कांग्रेस, यानी कि प्रेसिडेंट विटो लगा सकता है जो बिल उन्होंने, उनकी कांग्रेस यानी कि उनकी पार्लियामेंट ने पास करा है, यानी कि कोई बिल अगर पार्लियामेंट ने पास करा है और उसको प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट कहां आता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, आपको पता ही है यूएसए में। तो इसको अगर लगता है कि कोई ये जो बिल आया ये ऐसा है को कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, या कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि इसको जब भी लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ये एक्सेस कर रही है, तो ये विटो लगा सकता है। तो देखो हो गया, वहां उसका काम रोक दिया गया। सेम सीनेट कहते हैं, शेयर करते हैं, सीनेट इनके अपर हाउस को बोलते हैं, जैसे अपने अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। शेयर विद द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द वेरियस फेडरल ऑफिसर्स, और कहते हैं सीनेट के पास प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये पावर होती है कि वो जितने भी फेडरल ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और जजेस ऑफ द कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो भी कोर्ट के जज है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द सीनेट, यानी कि सीनेट की सहमति से। तो सिंपल से देखो कि कैसे एक दूसरे को चेक करें, कैसे एक दूसरे के ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है, कैसे कहां पे अगर कहीं पावर एक्सेस लग रही है तो कहां कैसे कंट्रोल करा जा रहा है। ये कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से सेम ऐसे ही आपको लिखना है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय प्रेसिडेंट
एज अल्ट्रा वायरस। इन दिस वे द थ्री ऑर्गन आर इंटरचेक्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कोई भी जो लॉ डिक्लेयर करा गया है कांग्रेस के द्वारा उसको भी वो रोक सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ना ऐसा कानून कोई बना है, कांग्रेस ने ऐसा कानून कोई लागू कर दिया, कांग्रेस यानी कि उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं भाई, अपनी कांग्रेस पार्टी को मत समझ लेना, उनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है ना, कहते उसने कोई ऐसा कानून बना रही है जो कानून कहीं ना कहीं लॉ को वायलेट कर रही है, तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। और आपको पता है वो जो जजेज हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो सीनेट और प्रेसिडेंट मिलकर करते हैं। तो जजेज के भी हाथ में सब कुछ नहीं होता, उनको अपॉइंट सीनेट वगैरह करेंगे। तो कहीं ना कहीं पावर चेक हो रही है, और सीनेट ने, उनकी कांग्रेस ने अगर कोई ऐसा बिल पास करे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेस हो रहा है, तो वहां पे विटो लगा देगा प्रेसिडेंट। तो देखो किस तरह से ये पावर को चेक एंड बैलेंस का खेल चल रहा है इनके बीच में। तो इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस, यानी कि तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन या ब्रांचेज है वो एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोई भी पावर कहीं एक्सेस यूज ना हो पाए। आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई गलती रही हो तो क्षमा करना। आगे बढ़ते हैं भाई, बिल ऑफ राइट के बारे में जानते हैं। क्या होता है अभी बिल ऑफ राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट, यानी कि बिल ऑफ राइट का मतलब सिंपल सी बात है यार, फंडामेंटल राइट जो इंडिया में मिले वहां पे बिल ऑफ राइट बोलते हैं उसको, कि उनको राइट दिए गए हैं। जैसे पर्सन को क्या, प्रॉपर्टी का राइट, लिबर्टी का राइट, ये सब कुछ राइट उनके सिटीजन को दिए गए हैं। और जुडिशरी है, आपको पता है अगर कहीं भी किसी भी देश में मेनली अगर डेमोक्रेसी है और लोगों के राइट को बचाने का काम करती है, तो वो कौन करती है? जुडिशरी करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये सब करेंगे, लेकिन मेन इनका करता धरता कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। These right cannot be modified or suspended except by constitutional amendment। कहते हैं जो राइट दिए गए हैं उनमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उन्हें सस्पेंड, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रोसेस होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट करना आपको पता है इसमें बड़ा टफ है। 3/4 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाइड होगा तब जाके चेंज होगा, 50 स्टेट्स में से, तो बड़ा टफ है यहां पे चेंज करना। और यहां पे कहते लोगों के पास क्या राइट है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वर्शिप का राइट है, ये हर एक सिटीजन को प्रोवाइड है। तो यहां पे यानी कि सिंपल सी बात है यार, जो हमारी फंडामेंटल राइट है यहां पे बिल ऑफ राइट प्रोवाइड करेंगे, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बात है। आगे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो इनके मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जिनको अपनी इंडिया ने यहीं से कॉपी करा है, यानी कि अपनी इंडिया ने भी यहीं से अपनाया है। क्या? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देना कि जो लो पार्लियामेंट ने, और इनकी पार्लियामेंट का बेसिकली नाम क्या है? कांग्रेस, कि कांग्रेस ने जो कानून बनाया है ना, उस कानून को चेक कर सकता है कि भाई ये कानून जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास है। तो वो अगर उसको लगता है कि पर्टिकुलर इतना पार्ट जो बनाया गया कानून का वो सही नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए कह सकते हैं या उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी कि जो लॉ बनाया गया है उसको चेक करना। तो आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको, सारे के सारे पॉइंट अच्छे भी लगे होंगे आपको, सारे के सारे पॉइंट। तो इतना ही है, ये यूएसए के सेलिएंट फीचर्स को अपनों ने जाना। फिर भी कोई भी आपको डाउट लगे, कोई भी आपको कहीं कमी शमी लगे, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।